एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, अर्थ, उत्पत्ति एवं व्युत्पत्ति के आधार पर टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, अक्षर विन्यास एवं विराम चिन्ह टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, अक्षर विन्यास एवं विराम चिन्ह। हम यह जानेंगे कि हिंदी ध्वनियाँ क्या होती हैं एवं अक्षर विन्यास क्या होता है एवं विराम चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिंदी में ध्वनियाँ क्या होती हैं। भाषा के अंतर्गत ध्वनियाँ वे होती हैं जो मनुष्य के मुख से उच्चारित होती हैं एवं उनका कोई अर्थ निकलता है। अब हम यह जानेंगे कि हिंदी की ध्वनि व्यवस्था क्या है। हिंदी भाषा है, उसका संबंध भारतीय आर्य भाषाओं से है। हिंदी का विकास वैदिक संस्कृत से शुरू होकर लोक संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश के माध्यम से हुआ है। हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित है। हिंदी के अंतर्गत ध्वनियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन सी? एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो अब हम इन दोनों भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है स्वर। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। हिंदी के अंतर्गत स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, स्वरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनको बोलने में या फिर उनको उच्चारित करने में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ए, ई, उ, री। ठीक है, दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में या फिर उनको उच्चारित करने में अधिक समय लगता है। जैसे कि आ, ई, उ। ठीक है, तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से बनते हैं, वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ए, ऐ, ओ, औ। जैसे कि ए है, यह ए या आ प्लस ई के मेल से बनती है। तो इस प्रकार 2 स्वरों के मेल से इसका निर्माण होता है, इसलिए यह संयुक्त स्वर है। ठीक है, दूसरा है व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में लगभग 33 से 39 व्यंजन माने जाते हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। ठीक है, व्यंजनों के प्रमुख वर्ग हैं। फर्स्ट है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत उसके सारे अक्षर आएंगे। क, ख, ग, घ, ड़। इसी प्रकार दूसरा है च वर्ग। इसके भी सारे अक्षर आएंगे। च, छ, ज, झ, य। तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत भी इसके सारे अक्षर ट, ठ, ड, ठ, ण ये सभी आएंगे। चौथा है त वर्ग। इसके अंतर्गत भी इसके सभी अक्षर आएंगे। त, थ, द, ध, न। पांचवा है प वर्ग। प वर्ग के अंतर्गत भी आएंगे प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा अन्य व्यंजन हैं य, र, ल, व, श है। इनमें से जो य, र, ल, व है, इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। एवं जो श है, ये हैं, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि क्ष है, यह क और स से बनता है। इसी प्रकार त्र है, यह त प्लस र से बनता है। जो ग है, यह ज प्लस य से बनता है। और एक श्र है, यह स प्लस र से बनता है। इस प्रकार से इन व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजनों की सहायता से हो रहा है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अक्षर विन्यास। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अक्षर विन्यास का अर्थ क्या है।
भाषा में शब्दों को सही ढंग से लिखने की प्रक्रिया को अक्षर विन्यास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना ही अक्षर विन्यास है। अक्षर विन्यास भाषा की शुद्धता का महत्वपूर्ण अंग है। यदि वर्तनी सही नहीं होगी तो शब्द का अर्थ भी बदल सकता है। भाषा के अंतर्गत जब शब्दों को सही प्रकार से एवं शुद्ध रूप से लिखा जाता है तो वह अक्षर विन्यास कहलाता है। इसके अंतर्गत शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अक्षर विन्यास भाषा के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर अक्षर विन्यास के अंतर्गत किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया जाए या फिर उसको सही ढंग से नहीं लिखा जाए तो उसका अर्थ भी बदल सकता है। अब हम यह जानेंगे कि अक्षर विन्यास के अंतर्गत होने वाली त्रुटियां कौन कौन सी हैं। पहली है मात्रा संबंधी त्रुटियां। जैसे कि कोई शब्द है आम, तो ये शुद्ध शब्द है। अगर इस शब्द में हम आ की जगह ए की मात्रा कर दे तो ये शब्द अशुद्ध हो जाएगा और इसमें त्रुटि आ जाएगी। दूसरा है संयुक्त अक्षरों की त्रुटियां। जैसे कि श है, यह कै प्लस श से बनता है। अगर इसको हम कै प्लस स कर दें तो यह अशुद्ध हो जाएगा और इसमें त्रुटि आ जाएगी। तीसरा है रेप संबंधी त्रुटियां। अगर किसी शब्द में हम रेप संबंधी अशुद्धि करते हैं तो उसमें त्रुटि आ सकती है। चौथा है अनुस्वार और अनुनासिक का गलत प्रयोग। अनुस्वार और अनुनासिक का गलत प्रयोग करने से भी किसी शब्द में त्रुटि आ सकती है। पांचवा है श का गलत प्रयोग। अगर इन तीनों श का हम गलत प्रयोग कर दें तो उसमें भी त्रुटियां आ सकती हैं। जैसे कि एक शब्द है बस, इसके अंतर्गत हम इस स की जगह अगर ये स कर दें तो ये शब्द गलत हो जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द है इसमें हम इस स की जगह अगर ये स कर दें तो इसमें अशुद्धि आ जाएगी और ये गलत हो जाएगा। ठीक है। छठा है न और न का गलत प्रयोग। अगर हम किसी शब्द में न और न का गलत प्रयोग कर देते हैं तो उसमें भी त्रुटि आ सकती है। जैसे कि एक शब्द है नयन, इस शब्द में हम न ये और फिर इसकी जगह न कर दें, नयन कर दें तो ये शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है। सातवां है ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की त्रुटियां। जो ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर हैं उनकी त्रुटियां हैं। जैसे कि किसी शब्द में ह्रस्व स्वर आता है, कोई शब्द है अनार और इस अनार शब्द के अंतर्गत ए का ह्रस्व प्रयोग हुआ है, इसकी जगह हम दीर्घ स्वर का प्रयोग कर दें तो ये शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है। आठवां है वर्णों का लोप या अनावश्यक प्रयोग। जैसे कि कोई शब्द है तो उसके अंतर्गत हम किसी वर्ण का बीच में लोप कर दें या फिर उसके अंतर्गत अनावश्यक शब्द जोड़ दें, अनावश्यक वर्ण जोड़ दें तो उसके अंतर्गत भी त्रुटि आ जाएगी। जैसे कि एक शब्द है उचित, इस उचित शब्द के अंतर्गत हम उ और फिर ची का लोप करके और फिर सीधा तय लिख देते हैं तो यह शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार उचित के अंतर्गत हम अगर दूसरा तय जोड़ देते हैं तो यह फिर भी यह शब्द गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें अनावश्यक शब्द जुड़ गया है। ठीक है। नौवा है महाप्राण और अल्पप्राण ध्वनियों की त्रुटियां। जैसे कि अल्पप्राण के अंतर्गत किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है। अगर यही पांचवा अक्षर हम महाप्राण में लगा दें तो इसमें त्रुटि हो जाएगी। और महाप्राण के अंतर्गत दूसरा एवं चौथा अक्षर आता है, तो अगर ये चौथा अक्षर हम यहाँ लगा दें, अगर तीसरा अक्षर हम यहाँ लगा दें तो इसमें त्रुटियां आ जाएंगी। अब हमारा अगला टॉपिक है विराम चिन्ह। अब हम यह जानेंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। ठीक है। लिखित भाषा में वाक्य या शब्दों के बीच उचित ठहराव दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है और पढ़ने में सुविधा होती है। विराम चिन्ह, जैसा कि विराम चिन्ह शब्द से ही स्पष्ट है, विराम प्रकट करने वाले चिन्ह, अर्थात
लिखित भाषा के अंतर्गत किसी भी वाक्य या फिर शब्दों के बीच में उचित ठहराव देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि हिंदी के अंतर्गत विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है पूर्ण विराम, किसी वाक्य के अंत में लगाया जाता है। पूर्ण विराम किसी भी वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब कोई भी वाक्य समाप्त होता है तो उस टाइम हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम विद्यालय जाता है। जैसे कि ये वाक्य खत्म हो रहा है, फिर राम विद्यालय जाता है, तो है के बाद जब यह वाक्य पूर्ण हो जाता है तब यहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अल्प विराम, वाक्य में हल्का ठहराव दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी वाक्य के बीच में हल्का ठहराव दिया जाता है या फिर हल्का सा रुका जाता है या फिर हल्का सा विराम लिया जाता है, तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम, मोहन, सीता और गीता विद्यालय गए। तो यहाँ पर हल्का सा ठहराव हो रहा है, तो हम यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तीसरा है अर्ध विराम, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए इसका प्रयोग होता है। जब पूर्ण विराम से थोड़ा कम एवं अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक ठहराव जहाँ पर चाहिए होता है, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम पढ़ाई करता है, मोहन खेलता है। ठीक है, चौथा है द्विविराम, किसी कथन, सूची या उदाहरण से पहले लगाया जाता है। किसी भी कथन या फिर किसी भी सूची या फिर किसी भी उदाहरण को प्रकट करने से पहले इस द्विविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मेरे 3 मित्र हैं, राम, मोहन और सोहन। जैसे कि उसकी 2 सहेलियां हैं, गीता और सीता। इसके अंतर्गत भी उदाहरण से पहले द्विविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह किसी भी प्रश्न पूछने वाले वाक्य के बाद में लगाया जाता है, अर्थात किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक है। इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार तुम क्या खा रहे हो, तुमने क्या पहना है, तुम वहाँ कब जाओगे, इन सब वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि इसमें एक प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। छठा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, आश्चर्य, खुशी, दुख या भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसी भी भाव जैसे आश्चर्य, दुख, शोक, खुशी या फिर किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें वाह शब्द के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सातवां है योजक चिन्ह, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह है, इसका प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे दिन रात है, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार माता पिता है, इन 2 शब्दों को जोड़ने के लिए भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से किन्हीं भी 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आठवां है निर्देश चिन्ह, किसी विशेष बात पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाया जाता है। निर्देश चिन्ह का प्रयोग किसी भी विशेष बात पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि शिक्षक ने स्पष्ट कहा, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है।
एक अन्य उदाहरण है, उसने कहा जीवन में मेहनत जरूरी है। इसके अंतर्गत ये जो लाइन है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, इस विशेष बात पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर निर्देश चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जीवन में मेहनत जरूरी है, इस विशेष बात पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस निर्देश चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया गया है। ठीक है। नौवा है अवतरण चिन्ह। किसी के कथन या उद्धरण को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब किसी अन्य के द्वारा कहे गए कथन या उद्धरण को हमारे द्वारा लिखा जाता है, वहाँ पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गुरुजी ने कहा सत्य बोल लो। ये जो वाक्य है सत्य बोल लो, ये गुरुजी के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए इसमें अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम किसी भी विद्वान या किसी भी महापुरुष के द्वारा कहे गए कथनों को लिखते हैं तो उसके अंतर्गत भी हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 10वां है लोप चिन्ह। जब किसी वाक्य का कुछ भाग छोड़ दिया जाता है तब इसका प्रयोग होता है। जब किसी वाक्य के अंतर्गत बीच का कुछ भाग छोड़ दिया जाता है या फिर उस वाक्य का बीच में से लोप किया जाता है तो वहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि राम ने कहा कि तुम मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी। इस वाक्य के बीच में लोप हो रहा है तो यहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है। 11वां है कोष्ठक। अतिरिक्त जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी दी जाए, अर्थात उसके बारे में कुछ अतिरिक्त बताया जाए, वहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूरदास भक्ति काल के कवि बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें बताया है कि सूरदास बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसमें इसके बारे में यह अधिक जानकारी दी है कि वे भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है। 12वां है तारक चिन्ह। किसी शब्द के बारे में अतिरिक्त टिप्पणी या संदर्भ देने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द के बारे में अतिरिक्त टिप्पणी देने के लिए इस तारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कबीर एक महान संत कवि थे। इसमें जो कबीर हैं उनके बारे में अतिरिक्त यह टिप्पणी की है कि एक महान संत कवि थे। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। महात्मा गांधी एक अहिंसा के पुजारी थे। हमने यह उदाहरण लिया कि महात्मा गांधी एक अहिंसा के पुजारी थे, तो इसमें जो महात्मा गांधी हैं उनके बारे में अतिरिक्त टिप्पणी की हुई है कि वे अहिंसा के पुजारी थे। इस प्रकार हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, अक्षर विन्यास एवं विराम चिन्ह टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित है एवं हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण एवं सही अक्षर विन्यास एवं उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा को सही, शुद्ध एवं प्रभावशाली बनाता है। इसलिए भाषा के अंतर्गत इसका प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।